आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सुमन, मेरे साथ है मेरे सहयोगी राशिद हाशमी। और आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। अब से थोड़ी देर में अलग अलग तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। हम चर्चा पर जरूर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली का जो नजारा है वो आप देखिए, किस तरीके से दिल्ली सजी हुई है। और अब से कुछ देर में सेना का शौर्य आप यहां से राजपथ से देखेंगे। सेना का जो शौर्य राजपथ से नजर आएगा, उससे पहले आप देख पा रहे हैं कि राजपथ के पास की जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, किस तरह से परेड की तैयारी की जा रही है। अमूमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले के सालों में यह हुआ करता था कि 9 सवा 9 बजे के आसपास नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंच जाते थे, लेकिन इस बार 1 घंटा लेट प्रोग्राम किया गया है। वहीं जो ये लद्दाख की तस्वीरें हैं, जहां पर जय हिंद के नारे बुलंद किए जा रहे हैं, राष्ट्रगान की धुन बजाई जा रही है और इसके अलावा तिरंगा लहराया जा रहा है। बताया जा रहा है लद्दाख से कि देखिए दौलत बेग ओल्डी तक भी हमारी नजर है। और दौलत बेग ओल्डी पर चढ़ करके हम ये बताना चाहते हैं कि दुनिया से की सबसे ऊंची विमान पट्टी हमारे हाथों में है। और ये देखिए, ये स्कीइंग के जरिए लद्दाख में बताया जा रहा है। लद्दाख से लेकर के करगिल तक गणतंत्र दिवस के दिन हमारे जाबाज शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये स्कीइंग अपने आप में खास है। खास इसलिए है क्योंकि तापमान लगभग -50 डिग्री के आसपास है, लेकिन वहां पर भी कहते हैं ना, स्पाइन यानी अपनी रीढ़ मजबूत करते हुए सेना का ये शौर्य का प्रदर्शन है। बिल्कुल, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से उन मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हमारे साथ राजेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आलोक मेहता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज। और इस हिस्से की शुरुआत हम आलोक मेहता जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि देश का संविधान सर्वोच्च है और देश के संविधान से ही हक और कर्तव्य जो हैं वो सुनिश्चित होते हैं। लेकिन आज सेना के शौर्य को भी नमन करने का दिन है। और इसीलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ब्रेक से पहले जिन बदलावों का जिक्र राशिद कर रहे थे, सेंट्रल विस्टा की वजह से जो प्रोजेक्ट है उसकी वजह से राजपथ पर कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ नियम, कुछ नजारे बदले हुए दिखेंगे। लेकिन खास बात यह भी है कि नेशनल वॉर मेमोरियल में जब मोदी जी पहुंचेंगे और वहां से जो ट्रिब्यूट दिया जाएगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अब घोषणा तो यह भी कर दी गई है कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति उस जगह पर लगेगी जहां पर आजादी से पहले किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी। आजादी के कई सालों बाद तक भी वो लगी हुई थी, बाद में उसे हटाया गया था। अब वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखेगी दुनिया। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं और इस गणतंत्र को नमन, संविधान निर्माताओं को नमन, जिसकी वजह से आज हम यहां से लेकर इतने हिमालय की शिखर पर भी जिस तरह से झंडा फहरा रहे हैं। और इसी अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसकी आपने चर्चा की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब जय हिंद का नारा लगाया था, आज उनकी मूर्ति जिसका अनावरण वैसे औपचारिक रूप से और होना है, केवल अभी इसके कहने की प्रतीक शुरू हुआ, लेकिन हमारे इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए, इस संविधान और इस गणतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए सेना के जवानों ने, देश के लाखों लोगों ने जिस तरह से अपना बलिदान दिया, अपना समर्पण है और भविष्य के लिए संकल्प है, इस दृष्टि से वार मेमोरियल में मैं कम से कम 50 वर्षों से मैं देखता रहा हूं इंडिया गेट पर जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री जाते थे, रक्षा मंत्री जाते हैं, अब इस बार वार मेमोरियल से, चूंकि वहां पर जितने हजारों सैनिक, जितने युद्ध हमें आज़ादी के बाद हुए, अब कहिए कि आज़ादी के तत्काल बाद भी पाकिस्तान ने पहले कोशिश की, फिर उसके बाद चीन ने कोशिश की, पाकिस्तान लगातार हमले करता है, ऐसे कितने जवानों की स्मृति को नमन करना और उसके साथ एक प्रेरणा कि हमारे जवान जो जिस तरह से लड़ते हैं उसकी रक्षा का कर्तव्य हमारा भी है। देखिए, हम अधिकारों की बात गणतंत्र पे करते हैं, संविधान के अधिकारों की बात करते हैं, हमारे मीडिया के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन उनकी लक्ष्मण रेखा और अपने उत्तरदायित्व, कर्तव्य, जिसको महात्मा गांधी और जितने हमारे डॉक्टर अंबेडकर जो निर्माता रहे, उन्होंने कर्तव्य की जरूर प्रेरणा दी है। आज के समय ये संकल्प की अधिक आवश्यकता है। जब हम कहीं पर भी प्रदर्शन करते हैं, लाल किले से लेकर के देश के दूर दराज इलाकों तक, उसके साथ हमारा क्या कर्तव्य है, इसकी भी याद गणतंत्र दिवस दिला रहा है। और इसलिए ये संकल्प संसद, विधानसभा, नगर पालिका, पंचायत के लिए नहीं, ये हम सब के लिए संकल्प है कि हम जवानों का नमन करें। हम गणतंत्र दिवस 15 अगस्त को कहें अवकाश, अवकाश नहीं,
आज के दिन कर्तव्य के साथ हम क्या आज कर सकते बिल्कुल। हैं और आलोक इस संकल्प के जी, साथ। राशिद, अब से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि आजादी के बाद से अधिकारों पर लंबी चर्चा होती आई है, कई आंदोलन संघर्ष भी होते आए हैं, लेकिन कर्तव्यों पर हम कब बात करते हैं? कर्तव्यों पर अगर हम बात करें तो जाहिर है कि देश को और ऊंचाई तक ले जाने में बहुत ही सुविधा होगी, क्योंकि कर्तव्य के जरिए ही हमारे व्यक्तित्व की बुनियाद तय होती है और यही बुनियाद मजबूत करती है भारत को। और यही भारतवर्ष ये बताता है कि अगर हम 73वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए तैयार हैं तो इसके मायने क्या है। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह, आपको भी बीच में लेकर के मैं आना चाहूंगा, कहते हैं कि गणतंत्र की मजबूती है गण से, गणतंत्र की मजबूती हमारे फौजियों से। इस गणतंत्र की बुनियाद में अगर सैम मानेकशॉ हैं तो जनरल करियप्पा भी हैं। इस गणतंत्र की बुनियाद में अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं। लेकिन आज इस गणतंत्र दिवस के दिन क्या अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे ज्यादा अगर मिस हिंदुस्तान किसी को कर रहा है तो वो जनरल बिपिन रावत को कर रहा होगा, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले हमने इंडिया गेट पर, हमने वॉर मेमोरियल पर देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को देखा था और उन्होंने ये बताया था पाकिस्तान से लेकर के चीन तक के लिए भारत की तैयारी क्या है। और जनरल बिपिन रावत ही थे जिन्होंने ये संदेश दिया था, बताया था कि 62, 65, 71, 99 का भारत नहीं है, नए युग का भारत है, नए सदी का भारत है। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो भारत है, हमारा आज का भारत, ये एक ऐसा भारत है कि जिसके ऊपर हमें गर्व करना चाहिए। हमारे गणतंत्र दिवस जो 1950 से शुरू हुआ और जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, तब से लेकर आज तक हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। हम एक इकोनॉमिक सुपर पावर हैं, हम एक मिलिट्री सुपर पावर हैं और वर्ल्ड की सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस हैं। हम एक ऐसा देश हैं जहां की सबसे बड़ी हमारी शक्ति है हमारे देशवासियों की लगन, उनकी यूनिटी और उनका हमारे देश के लिए जो भावना है, वो है हमारी सबसे बड़ी ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। इसके अलावा आज के दिन हम सेलिब्रेट इसलिए भी करते हैं कि ताकि हम अपने शहीदों को याद कर सकें। इसलिए आज के दिन हमारी कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड अशोक चक्र और परमवीर चक्र भी राष्ट्रपति जी आज के दिन ही प्रदान करते हैं। अगर कोई उस समय तक अवार्ड विनर डिक्लेयर किया गया हो, ये सब इस बात को दर्शाता है कि हमको गर्व है अपनी शक्ति पर, सैन्य शक्ति पर, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पर। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह, जानते हैं इस गर्व को और भी ज्यादा दोगुना या कई गुना कर देती हैं ऐसी तस्वीरें जो अभी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। और टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं ये करगिल की भी हैं, तस्वीरें लद्दाख की भी हैं। टीवी स्क्रीन की तस्वीरें बता रही हैं कि झंडे के लिए, देश की आन बान शान के लिए हमारे फौजी क्या कर रहे होते हैं। और जिस्म पर जब ये कैमोफ्लेज प्रिंट वर्दी आ जाती है और इसके अलावा जब इंसास राइफल आ जाती है तो इसके मायने क्या होते हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, मेरे एक सवाल का जवाब मैं जरूर चाहूंगा, क्या ये तस्वीरें बता रही हैं, इन तस्वीरों के जरिए फौजी ये बता रहे हैं कि ठीक है हमारे पास में रफेल है, क्या ये हमारे पास में C-17 ग्लोब मास्टर है, हमारे पास में उन्नत न्यूक्लियर सबमरीन है, हमारे पास में इंसास राइफल है, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमारे ट्राइस सर्विसेज आज की तारीख में दुनिया की सबसे मजबूत ट्राइस सर्विसेज में से एक है। लेकिन जो जिगरा होता है ना, अगर देसी भाषा में मैं कहूं तो क्या ये फौजी ये बता रहे हैं कि जिगरा तो हमारे पास है, इसी जिगरे के जरिए हम सरहद की निगहबानी करते हैं और यही वो जिगरा है जो गणतंत्र की शान होता है, यही जिगरा होता है जो गणतंत्र को मजबूत करके रखता है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ। जी हाँ, कहते हैं मैन बिहाइंड द मशीन, यानी यंत्र के पीछे जो मनुष्य है वही सुप्रीम है। हमारे देश को बहुत गर्व होना चाहिए। देश का बच्चा जब पैदा होता है, जब किशोर अवस्था में होता है, जब वो युवा होता है, तो उसके दिल में तमन्ना होती है कि एक दिन बड़ा होकर वो भारत की आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करेगा और देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर जाकर
देश के लिए जान देने के लिए तत्पर रहेगा। आज हमारी फौजें, हमारी आर्मी, पैरामिलिट्रीज, आईटीबीपी ऊंचे से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में डिप्लॉयड है। दुर्गम जगह जहां पर आज बर्फ में तापमान -20 डिग्री, -30 डिग्री है। हमारे जवान जंगलों में डिप्लॉयड हैं। हमारे जवान गर्मी के मौसम में हॉट डेजर्ट में जहां तापमान 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, वहां पर डिप्लॉयड हैं। ये दिखाता है कि हमारे जवानों का मनोबल कितना ऊंचा है। और मैं खुद एक फौजी था, एयरफोर्स में था। मैं आपको बताऊं, आपके माध्यम से दर्शकों को बताऊं कि हर फौजी को मालूम है कि पूरा देश उसके पीछे खड़ा है। जी। जब एक वायुसेना का पायलट युद्ध के लिए जाता है तो वह इसीलिए मिशन के लिए अपने को समर्पित कर देता है, क्योंकि वो देखता है कि पूरा देश उसकी तरफ देख रहा है कि भारत मां का सपूत किस तरह से अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर है। जी। मैं आपको बता दूं, दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पर कि डिफेंस फोर्सेस में जवानों को वो जबरदस्ती भर्ती करते हैं, लेकिन हमारे देश में हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस सब 100% वॉलंटियर्स हैं। यानी हर जवान खुद अपनी बिल्कुल मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार। और इससे पहले कि मैं फिर से एक बार आप लोगों का रुख करूं और अपने अनुभव भी आप साझा करें, एक बार आलोक जी का फिर से एक बार हम रुख कर लेते हैं। आलोक मेहता जी, आपने अब तक बहुत सारे आयोजन देखे होंगे और लगातार, जो कि 72 साल संविधान को लागू हुए हो गए, 73वां साल हम आज मना रहे हैं। और इससे पहले जो गणतंत्र दिवस का समारोह होता था, जो आयोजन और जो परेड होती थी, उसमें इस बार काफी बदलाव हैं। उनमें से कुछ बदलाव सर्दी और विजिबिलिटी की वजह से लिए गए हैं और कुछ बदलाव जो है वो कोरोना की वजह से भी आए हैं। जैसे कि विदेशी मेहमान आज फिर से एक बार नहीं दिखाई देंगे। परेड जो है आधे घंटे देर से शुरू हो रही है क्योंकि विजिबिलिटी का मसला आ रहा था। लेकिन इसके बाद परेड में जो कुछ तब्दीलियां की गई हैं, ड्रोन शो पहली बार देश देखेगा और यहां से जो शौर्य का प्रदर्शन होगा वो किस मायने में खास होगा, पहले से अलग होगा। और खास तौर से उन परिस्थितियों के मद्देनजर जो LAC पर बनी हुई हैं, LOC के हालात पर भी आप जिक्र कीजिएगा, लेकिन LAC पर चीन के साथ जो कन्फ्लिक्ट है, आज जो परेड से संदेश जाएगा, जिस तरीके से शौर्य का प्रदर्शन होगा, कैसे महत्वपूर्ण हमारे देश के लिए? देखिए शिवराज जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले, जैसा अभी देवनाथ जी ने कहा, हमारे यहाँ NCC इस परेड में बचपन से, जब मैं स्कूल डेज जैसा कहना चाहिए, जब NCC में हम लोग रहे, आज वही सबसे बड़ी बात कहते हैं कि बच्चों से लेकर के बड़ों तक, बुजुर्ग हों, उनकी आप यहाँ पर देखेंगे जो पूर्व सैनिक रहे वो परेड में शामिल होते हैं। मैंने कहा ना, मैं 71 से इस परेड को देखने का मुझे सौभाग्य हुआ जब मैं दिल्ली आया था। उसके पहले हम लोग टेलीविजन पर, दूरदर्शन पर वगैरह पर देख सकते थे। लेकिन जैसा आपने कहा, वो शान आज भी उसी तरह से, इतनी सर्दी हो, कोहरा हो, कोविड का इस समय महामारी का संकट हो, उसके बाद भी उस बहादुरी के साथ जैसे हमारे जवान हैं, ऐसे देश के नागरिक, ये ठीक है। उस राजपथ को जहां हम कहते हैं कि सारी ब्रिटिश याद को भुला करके नए ढंग से सजाया संवारा जा रहा है, नया संसद भवन भी बन रहा है, उसकी कुछ सीमाएं, उसकी वजह से आसपास जो निर्माण हो रहा है थोड़ा अंतर आया है। लेकिन आप देखें कि विभिन्न प्रदेशों की झांकियां और जो हमारे बहादुर जवानों की परेड आप देखेंगे, और आधुनिक वायुसेना, मैं इसलिए नमन करता हूं। और अभी हमने लद्दाख की चर्चा की, मैं ये भी याद दिलाऊंगा, हाल के वर्षों में मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद पहले भी तैयारियां हो रही थी, लेकिन समुद्री सीमाओं को भी रक्षा करने का एक नई चुनौती, खास करके चीन जिस तरह से नया खतरा बढ़ रहा है हमारी समुद्री सीमाओं के लिए, दुनिया के लिए, उस दृष्टि से हमारे जवान जहां लद्दाख पर हैं, हमारे जवान जहां नौसेना के हैं, और वायुसेना का तो जैसा मैंने कहा, मैं तो एयरविंग में रहा, NCC में। और मैं ये भी कहूंगा, बार बार हम लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं, भारत में देश भर में कम से कम, हम ये नहीं कह रहे कि सैनिक भर्ती किए जाएं, लेकिन NCC को सभी जगह, हर स्कूल, पब्लिक स्कूल, सब जगह मिनिमम ऐसा होने से अनुशासन, गणतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा का जो भाव पैदा होता है। हम अनिवार्य सैनिक शिक्षा की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो लोकतांत्रिक देश है, जर्मनी जैसे देश में भी
आप या तो समाज सेवा 1 साल करेंगे या इस तरह का एक प्रशिक्षण लेंगे जो देश की रक्षा के लिए होता है, उसके बिना कोई डिग्री नहीं मिलती। ऐसे करीब 20 देश से अधिक देश है जहां इस तरह, हम कम्युनिस्ट देशों की चर्चा नहीं करते, तानाशाही देशों की चर्चा नहीं करते, लेकिन इस गणतंत्र पर जब परेड निकलती है हम केवल तालियां बजाएं, हम खुद उस भाव से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक और संदेश यहाँ से होकर जाता है जिसका जिक्र आप अगर संक्षेप में कर सके, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाएंगे, क्योंकि कई राज्यों की झांकी भी निकलेगी, सेना अपने शौर्य का प्रदर्शन करेगी और कई राज्यों की जब झांकी निकलेगी, जो विविधता की बात इस देश में होती है उसका संदेश यहाँ से जाता है, न सिर्फ पूरे देश में बल्कि दुनिया में भी। और आज भी अलग अलग राज्यों की झांकियों में बहुत कुछ खास होगा। और महात्मा गांधी की जो समाधि है राजघाट, वो भी यहाँ से कुछ दूरी पर है। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति यहाँ पर लगने वाली है, मूर्ति तब तक तैयार नहीं होगी, होलोग्राम की मूर्ति यहाँ पर लगेगी, इसका ऐलान प्रधानमंत्री खुद कर चुके हैं। मतभेदों की बात कई बार होती है सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के बीच में, लेकिन कहा जाता है कि ये ऐसे दिग्गज थे, ऐसे महापुरुष हैं जो तमाम मतभेदों को भुलाकर देश की आजादी के लिए लड़े, और उसी का नतीजा है कि आज संविधान को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका जश्न मना रहे हैं। तो विविधता में एकता और मतभेदों में समन्वय, क्या ये संदेश आज यहां से जाएगा? आलोक जी। जी बिल्कुल, ये संदेश इसलिए भी है कि देखिए आप नेताजी का प्रतिमा लगाने के साथ जहां, और इंडिया गेट जहां पर वो हमारे विश्व युद्ध के समय में भारतीय जवानों ने जो रक्षा अपने देश के लिए से ज्यादा अधिकारी विश्व युद्ध में जो हिस्सा लिया था, लेकिन जो वार मेमोरियल बना है, जो मूर्तियां बनी हैं, जो संसद भवन के आसपास जिस तरह से उसका एक नया विस्तार हो रहा है, इस ढंग से मुझे लगता है कि विश्व में, देखिए लगभग विश्व के जितने बड़े लोकतांत्रिक देश कहें या चीन और रूस कहें, उन सब राजधानियों में उस परिसर को मैं देख चुका हूं, और इसलिए मैं कह सकता हूं गौरव के साथ कि भारत का इस तरह का क्षेत्र, हमारा राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट और आगे लाल किले तक का जो राजमार्ग है, वैसा दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। इसको प्रामाणिक आधार पर, कोई आप अमेरिका का व्हाइट हाउस हमारे यहाँ के सामने कुछ भी नहीं है। ये देश वो संपन्न हो सकते हैं, ब्रिटेन में महारानियों के और जो पैलेस हैं उनकी बात अलग कह सकते हैं आप, लेकिन उससे भव्यता जो हमारे यहाँ नागरिक, एक तरह से हर व्यक्ति राष्ट्रपति भवन और मुगल गार्डन में जा सके, ऐसी स्वतंत्रता दुनिया के किसी मुल्क में आपको नहीं मिलेगी। जहां अभी मौसम शुरू हो रहा है, राष्ट्रपति भवन के लिए लोग बाकायदा ऑनलाइन अपना नाम दर्ज करा देते हैं कि हम जाकर अंदर घूम सकते हैं। ये जो स्वतंत्रता और अक्षुण्णता है, इसको और अधिक सुंदर बनाने के जो प्रयास हो रहे हैं, ठीक है, इस पर भी लोग चर्चा होती रही कि स्वरूप बदलने में क्या है, लेकिन जब हम आज़ादी की तरफ बढ़ते हैं, गणतंत्र की शक्ति को आगे देखते हैं, हम आने वाले भविष्य के निर्माण के लिए संसद में अधिक सदस्य हों, हमारे जितने प्रदेश है उनमें आबादी यदि बढ़ी है तो उसके साथ प्रतिनिधित्व कैसे अधिक हो। मतभेदों का आपने जिक्र किया, राजेंद्र सिंह जी और यूके देवनाथ जी, आप लोगों की टिप्पणी भी मैं इस पर चाहूंगी, क्योंकि कई तब्दीलियां पिछले कुछ दिनों में हुई है। सेंट्रल विस्टा की हम बात कर रहे हैं, वॉर मेमोरियल की हम बात कर रहे हैं, इंडिया गेट के सामने जो अमर जवान ज्योति पहले हुआ करती थी उसका मर्जर किया गया, उस ज्योति के साथ जो वॉर मेमोरियल के भीतर अब जल रही है, उसको लेकर कई तरह की टिप्पणियां आई, कई तरह के विश्लेषण राय लोगों ने रखे और कुछ लोगों को उस पर आपत्ति भी हुई। इस बार जब ये तस्वीर यहां से जाएगी वॉर मेमोरियल से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और वहां से शहीदों को ट्रिब्यूट देंगे और देश की सेना को नमन करेंगे जो अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार होती है, तो आप कैसे देखते हैं उन मतभेदों को और कैसे देखते हैं इन बदली हुई परिस्थितियों को? असली जो ये पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में मतभेद होते हैं, मैं ये समझता हूं आर्म्ड फोर्सेस के वेरियस इवेंट्स में ये मतभेद होना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दोनों गवर्नमेंट को भी और ऑपोजिशन को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि वो आर्म्ड फोर्सेस को अपनी पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग से दूर रखें। जहां तक हमारे गणतंत्र दिवस की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इधर दिल्ली में ही पैदा हुआ, दिल्ली में ही बढ़ा, और हम एक स्वतंत्र भारत में पैदा हुए थे। हमारी एक जनरेशन ऐसी थी कि जिसने हमारे देश को बढ़ते हुए देखा, और हमारा एक छोटे बच्चे से ही हमारा एक चीज जिसके बारे में हम हमेशा लुक फॉरवर्ड करते थे, वो था गणतंत्र दिवस। हम जब छोटे बालक थे, हम अपने माँ बाप को कहकर कि हमको जाकर उधर अपना 26 जनवरी की परेड देखनी है, और
उस परेड को देखने के लिए हम हर वक्त उतावले रहते थे। ऐसी भावना रहती थी हमारे देश के अंदर, अभी भी है, कि हम देखें अपनी फौजों को और अपनी माइट को और अपने देश की झांकियों को, और उन्हीं सब चीजों का ये एक रिजल्ट था कि मैंने डिसाइड किया कि हम आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करें और एनडीए के लिए मैं बैठा। हालांकि हम उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि हम आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे। मेरी तरीके से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे उस वक्त के कि जिन्होंने अपने देश के बारे में सबसे ज्यादा इवेंट अगर उनको अच्छा लगता था, खासतौर पर दिल्ली में, बिल्कुल एक अजीब ही जज्बा, एक अजीब ही उत्साह बच्चों में भी होता है, और वो तस्वीरें, वो झांकियां भी दिखाई देंगी और दर्शकों को हम दिखाएंगे। छोटी सी टिप्पणी देवनाथ जी मैं आपसे भी लेना चाहूंगी, जब नेशनल वॉर मेमोरियल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वक्त रह गया, आपसे कुछ देर में वो पहुंच सकते हैं वहां पे, और उसके बाद ट्रिब्यूट देंगे वो तमाम फोर्सेस को, आखिर कितना लंबा इंतजार देश को करना पड़ा नेशनल वॉर मेमोरियल के लिए? वहां पर जो ज्योति जल रही है वो उन शहीदों को याद कर रही है जिन्होंने 71 के जंग में देश के लिए जान न्यौछावर की थी। आप कैसे इस लम्हे को देखेंगे? जी हाँ, काफी लंबे समय से हम सब फौजी इस चीज को चाह रहे थे कि देश का अपना एक वॉर मेमोरियल हो जी। और अब नेशनल वॉर मेमोरियल के बनने के बाद मुझे और बाकी सब फौजियों को बहुत फक्र है कि देश एक ऐसे स्थल का निर्माण कर चुका है जो कि भारत का है, और भारत वर्ष के जो हमारे सेना नायक हैं, हमारे जो वीर, उन्होंने देश के लिए अपनी जान की ठीक है, करने के लिए ठीक है। कुछ कनेक्टिविटी इशू है सर, हम वापस आते हैं आपके पास और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अलग अलग जगहों से जो झांकियां आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे। और इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का, राष्ट्रपति के पहुंचने का, और बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन।